हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। 12th क्लास में सीबीएसई बोर्ड में भी ये चैप्टर है विस्टास नाम की बुक में, और ये राजस्थान बोर्ड में भी है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। जर्नी यानी यात्रा, एंड यानी सिरा, अर्थ धरती के एक सिरे तक की यात्रा, धरती के एक किनारे तक की यात्रा। इसमें क्या होता है, एक यात्रा का वर्णन है। एक जहाज़ है, रूसी जहाज़, जिसका नाम है एकेडमिक सोकाल्स्की। वो हर साल स्टूडेंट्स को लेकर अंटार्कटिका जाता है। अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमेशा बर्फ़ ही बर्फ़ बिछी रहती है। तो वहाँ पे क्या अनुभव होता है लेखक को, वो क्या बता रही हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो आइए इसको शुरू करते हैं। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। अर्ली दिस ईयर I found myself aboard a Russian research vessel, the academic Sokolsky, heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world, Antarctica. Early this year यानी इस साल की शुरुआत में, जब ये लिखा गया था उस साल की शुरुआत में, I found, वो कहती है मैंने पाया अपने आप को aboard a Russian research vessel, मैंने अपने आप को एक रूसी रिसर्च करने वाले जहाज़ पे पाया। द एकेडमिक सोकाल्स्की नाम है जहाज़ का। एक ऐसा जहाज़ जो वैज्ञानिक रिसर्च करने के लिए इधर उधर जाता है, उसके लिए मैंने अपने आप को उसके मैंने पाया, जो कि हेडिंग टुवर्ड द कोल्डेस्ट, जो कि बढ़ रहा था, हेडिंग यानी आगे बढ़ रहा था, टुवर्ड द कोल्डेस्ट सबसे ठंडे, ड्राइएस्ट सबसे सूखे, विंडियस्ट सबसे हवादार कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप की तरफ, इन द वर्ल्ड जो कि संसार में है, जिसका नाम है अंटार्कटिका। तो लेखिका कहती है इस साल के आरंभ में मैंने अपने आप को पाया कि रशियन जहाज़ के ऊपर, वो जहाज़ कैसा था, वो जहाज़ रिसर्च करने का था, ठीक है ना, उसको रिसर्च करने के लिए काम में ले जाता था, जिसका नाम है एकेडमिक सोकाल्स्की, याद रखिएगा, जो कि जा रहा था सबसे ठंडे, सबसे सूखे, सबसे हवादार कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप की तरफ, जिसका नाम है अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका पे जाने वाले जहाज़ पे मैं बैठी हुई थी। उनका मतलब ये हुआ कहने का, माई जर्नी बिगेन फ्रॉम 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मैड्रास एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड एटलीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर। तो वो लेखिका यहाँ पे कहती है मेरी जर्नी जो थी, मेरी यात्रा जो थी, वो शुरू हुई 13.09 डिग्री नॉर्थ में, जो कि इक्वेटर पे स्थित है, और मद्रास से शुरू हुई। और उसके बाद में जिसमें शामिल है 9 टाइम जोन्स, मैंने अपने यात्रा में 9 टाइम जोन्स को पार किया, 6 चेक पॉइंट्स पार किए, 3 तरह के मैंने समुद्र को पार किया, और उसके बाद में बहुत सारी जगह मैंने वहाँ का वातावरण इकोस्फीयर को मैंने पार किया। तब जाके मेरी यात्रा पूरी हुई। कहाँ से? अपने घर मद्रास से लेकर अंटार्कटिका तक। तो वो कहती है मद्रास से लेकर अंटार्कटिका तक मुझे 9 मैंने टाइम जोन्स पार किए, 6 चेक पॉइंट्स पार किए, 3 मैंने वाटर बॉडी पार की। इस तरह से उनकी यात्रा वो बता रही हैं। By the time I actually set foot on the Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship. आगे वो कहती हैं by the time, उस समय तक जब I actually set foot on the Antarctic continent, जब मैंने अपना पैर रखा, मैंने अपने कदम रखे, कहाँ पे? अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे, तब तक I had been traveling over 100 hours, मैंने 100 घंटे की अपनी यात्रा पूरी कर ली थी। और वो 100 घंटे की यात्रा क्या जहाज़ पे नहीं थी, उनमें शामिल था कॉम्बिनेशन ऑफ कार, मैंने कार में भी यात्रा की, एंड एरोप्लेन, कुछ दूर में एरोप्लेन में भी यात्रा की, एंड ए शिप, और एक जहाज़ भी यात्रा की। तो इन तीनों ही साधनों से मैंने यात्रा की, और मेरी यात्रा का समय कितना था? 100 घंटे। कब से कब तक? मद्रास से लेकर अंटार्कटिका तक पहुंचने तक। सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिक्स एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन वॉज ए रिलीफ, फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर। आगे वो कहती हैं सो माई फर्स्ट इमोशन, तो मेरी यात्रा 100 घंटे की थी, इसलिए मेरा पहला इमोशन जो था, मेरी पहली भावना जो थी, ऑन फेसिंग अंटार्कटिक एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप, जब मैंने अंटार्कटिका सफ़ेद धरातल को मैंने सामना किया, जब मैंने अंटार्कटिका का सफ़ेद धरातल देखा, एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजॉन, और ऐसा
नीला मैंने हॉरिजॉन क्षितिज को देखा जो अनइंटरप्टेड था, लगातार, है ना, जिसमें कोई बाधा नहीं थी। दूर दूर तक मैंने देखा नीले रंग का क्षितिज, वो मुझे एक रिलीफ दे रहा था, वो मेरे लिए एक रिलीफ था, आराम था, राहत थी। फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, जिसमें मुझे तुरंत ही और विशाल वंडर, आश्चर्य मिला मुझे देखकर उस धरती को, उस सफ़ेद रंग की चादर को जो दूर तक फैली हुई थी, नीला क्षितिज, उसको देख के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वंडर एट इट्स इमेंसिटी, इट्स आइसोलेशन, but mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctica was part of the same landmass. वंडर क्यों हुआ? इसकी इमेंसिटी को देखकर, इसकी विशालता देखकर, इसके गहरेपन को देखकर, उसके अलग थलग रहने को देखकर, आइसोलेशन, एकांत को देखकर। बट लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे आश्चर्य इस बात पे हुआ कि हाउ देयर कुड एवर हैव बीन ए टाइम, भला एक समय ऐसा कैसा हुआ होगा कि जब भारत और अंटार्कटिका एक ही लैंड मास के हिस्सा थे। ऐसा कहते हैं कि धरती जो है ना, इसको आज जो इसका रूप है उस तक आने में लाखों साल लग गए हैं। गोंडवाना लैंड हुआ करता था, गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा था अंटार्कटिका महाद्वीप भी और इंडिया भी, लेकिन किसी समय ऐसा हुआ कि वो सारी जो धरती थी वो अलग अलग टुकड़ों में बढ़ गई और ऊपर का हिस्सा अलग हो गया और नीचे जो अंटार्कटिका ये धरती से अलग, इससे से अलग हट गया। तो लेखिका आश्चर्य करती है कि किस प्रकार से एक ही धरती का टुकड़ा होगा वो और कैसे उसके दो अलग अलग टुकड़े बढ़ गए, है ना। मुझे ये सोच के आश्चर्य होता है। 650 मिलियन ईयर्स अगो, 650 मिलियन ईयर्स अगो, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, आप गुना कर लीजिए कितने होते हैं, तो 650 मिलियन ईयर्स अगो, इतने साल पहले, ए जायंट amalgamated southern supercontinent गोंडवाना did indeed exist, एक विशाल महाद्वीप था जिसको बोलते थे गोंडवाना प्रदेश, उसका अस्तित्व था। सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, जो कि जिसका सेंटर जो था, जिसका केंद्र जो था वो आज के अंटार्कटिका को मानते हैं, वो अंटार्कटिका उसका केंद्र था, किसका, गोंडवाना का। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट दैन, चीज़ें उस समय कुछ अलग थी, बिल्कुल अलग थी। ह्यूमन्स हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, उस समय तक मानव का कहीं भी सीन नहीं था, मानव कहीं सीन में नहीं आया था, मानव का कोई अस्तित्व नहीं था, उस समय मानव ने जन्म नहीं लिया था। तो मानव धरातल के सीन पे कहीं भी दिखाई नहीं देता था, कहीं पे था नहीं, मानव का अस्तित्व ही नहीं था। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, उस समय क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म था। हॉस्टिंग ए ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, उस समय क्या थी, एक विशाल वैरायटी यानी विभिन्नता थी, किसकी, फ्लोरा की, फ्लोरा यानी वनस्पति की और फौना यानी जीव जंतुओं की। तो उस समय इंसान ने तो जन्म नहीं लिया था, लेकिन वातावरण बहुत ज़्यादा गर्म था और विशेष प्रकार के कुछ वनस्पतियाँ थी और कुछ विशेष प्रकार के जीव जंतु हुआ करते थे। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना thrived, but around the time when the dinosaurs were wiped out and the age of the mammals got underway, the landmass was forced to separate into countries, shaping the globe much as we know it today. तो लगभग 500 साल तक गोंडवाना जो था वो एक रहा, ठीक है ना, पूरा प्रदेश गोंडवाना था। उसके बाद गोंडवाना जो था, मैंने अभी बताया, टूट गया, अभी इससे टूट के ऊपर का हिस्सा अलग हो गया और अंटार्कटिका अलग चला गया, दूर दूर में काफ़ी दूर भी आ गई। तो इस तरह से गोंडवाना जो था वो 500 साल तक ही रहा। लेकिन अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, उस समय जब डायनासोर नाम का एक जीव, एक विशाल जीव होता था डायनासोर नाम का, तो वो जीव जो था, जब तक वो इस धरती पे था उसका अस्तित्व अब ख़त्म होने लगा था और डायनासोर अब जानने लगे थे। एंड द एज ऑफ मम्मल्स गॉट अंडरवे, और मम्मल्स यानी ऐसे जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, है ना, स्तनधारी जीव। जब स्तनधारी जीवों का प्रादुर्भाव हुआ धरती पे, उनका आगमन हुआ धरती पर, तब द लैंड मास वॉज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, तब ये विशाल धरती जो थी ना, ये अलग अलग टुकड़ों में बढ़ गई। शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे, और वो कैसी शक्ति रही होगी पता नहीं कि धरती अलग अलग हो गई और आज जो हम देखते हैं धरती ऐसी है जैसे हमारा नक्शा देखते हैं, तो उस प्रकार से ग्लोब हमारा बन गया। तो काफ़ी लाखों साल लगे हैं इसमें।
तो जैसा कि हमको लेखिका बताती है कि 500 साल तक गोंडवाना प्रदेश एक रहा। उसके बाद में जब डायनासोर्स गायब हो गए और डायनासोर्स के बाद मम्मल्स यानी स्तनधारी जीव का जन्म शुरू हो गया, है ना, वो पैदा होने लगे धरती पे। उसके बाद में धरती अलग अलग हो गई और हाँ, जैसी आज हम इसको जानते हैं वैसी धरती बन गई। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी ए पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। टू विजिट अंटार्कटिका, अंटार्कटिका विजिट करना जो अब है, इज टू बी ए पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, वो उस हिस्ट्री का एक हिस्सा है, उसी इतिहास का एक हिस्सा है कि हम आज अंटार्कटिका को हम यात्रा करते हैं। तो ये विजिट जो है ये उसी इतिहास का एक हिस्सा है। टू गेट ए ग्राफ्स ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, ये जानने के लिए कि कहाँ पे कैसे हम अलग हैं, ये जानने के लिए कि हम कहाँ से आए हैं, वेयर वी कुड पॉसिबली हेडिंग, और कहाँ पे हम जा रहे हैं। तो ये जानने के लिए, इस बात पे पकड़ करने के लिए, पकड़ को बोलते हैं, तो इस बात पे पकड़ करने के लिए, इस बात पे पहुंचने के लिए कि हम कहाँ से हमारा अस्तित्व हुआ है, कहाँ से हम आए हैं, कहाँ पे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये जानने के लिए अंटार्कटिका यात्रा जो है उसी इतिहास का एक हिस्सा है। इट इज़ टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलियन फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, ओजोन एंड कार्बन इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन। आगे लिखिएगा, कहती है इट इज़ टू अंडरस्टैंड, ये जानने के लिए द सिग्निफिकेंस, औचित्य को, किसका औचित्य, कॉर्डिलियन फोल्ड्स का, एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, ये अध्ययन है इन चीज़ों का प्रादुर्भाव का, ओजोन के बारे में जानने का, ओजोन की परत के बारे में जानने का, एंड कार्बन, और कार्बन के बारे में जानने का, इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, कैसे इसका प्रभाव हुआ, कैसे इसका अस्तित्व है, कैसे इसका अस्तित्व खत्म हुआ। तो इन सब चीज़ों को जानने का ये एक हमको मौका देता है कौन, अंटार्कटिका की यात्रा। कहते हैं कि व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन ए मिलियन ईयर्स इट कैन गेट प्रेटी माइंड बॉगलिंग। जब आप सोचते हैं कि सब कुछ घटना 10 लाख सालों में, मिलियन नहीं 10 लाख साल, 10 लाख सालों में घटित हुई, तो ये हमारा दिमाग घुमा देने वाला, दिमाग को घुमा देने वाली बात होगी। इमेजिन, सोचिएगा, इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, धरती को ऊपर धकेल दिया गया, उत्तर में धकेल दिया गया, जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट क्रस्ट एंड फ्रॉम द हिमालयाज, और इसको एशिया के निचले हिस्से पे टकरा दिया गया, और उससे क्या हुआ, इस दबाव से वहाँ पे हिमालय का प्रादुर्भाव हुआ, यानी धरती यहाँ से खिसकी, कुछ धरती यहाँ से, कुछ धरती खिसकी, और जब आपस में मिली तो यहाँ पे टकराव हुआ और यहाँ पे हिमालय पर्वत बन गया। तो इस तरह से यहाँ पे हमको लेखिका समझाना चाहती हैं साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, और इसी तरह से धरती पे उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जो है ना वो भी पास पास आ गए। इसके बाद में क्या हुआ, ओपनिंग ऑफ द ड्रेक पैसेज टू क्रिएट ए कोल्ड सर्कम पोलर करंट, है ना, किसके लिए, खोलते हुए ड्रेक पैसेज नाम के गलियारे को, जो कि समुद्र के बीच में गलियारा है, किसके लिए, टू क्रिएट, निर्मित करने के लिए एक ठंडे सरकम पोलर करंट को, धारा को, कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड डिसोलेट एंड द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और इस प्रकार से अंटार्कटिका को अलग थलग कर दिया गया, है ना, और उसके बाद में धरती के निचले सिरे पे इसको धकेल दिया गया। तो इस तरह से अंटार्कटिका का प्रादुर्भाव हुआ। अंटार्कटिका एक ठंडा बर्फीला प्रदेश बन के रह गया जो कि अलग थलग है। किससे अलग थलग है, बाकी सारे धरती के हिस्सों से अलग थलग है, इसको नीचे धकेल दिया गया। तो ये कितनी बड़ी घटना रही होगी, है ना। तो इस प्रकार से हमको लेखिका इसमें समझाना चाहती हैं। आगे वो कहती हैं, फॉर ए सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, तिशानी दोषी हैं इसकी लेखिका, और वो साउथ इंडियन है, दक्षिण भारतीय हैं। तो वो कहती हैं, फॉर ए सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, मेरे जैसी सूर्य को पूजने वाली, मेरे जैसी सूर्य की पूजा करने वाली दक्षिण भारतीय महिला, 2 weeks in a place where 9% of the Earth's total ice volumes are stored in a chilling prospect, not just for circulatory and metabolic function, but also for the imagination. It is like walking into a giant ping pong ball devoid of any human markers, no trees, billboards, buildings. वो कहती है, एक सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, मेरे जैसी सूर्य की पूजा करने वाली,
सूर्य की पूजा करने वाली मेरे जैसी एक महिला के लिए, जो कि दक्षिण भारतीय है, 2 सप्ताह तक रहना, एक ऐसी जगह पे रहना जहाँ पे 90% धरती की बर्फ़ जो है वो स्टोर्ड की हुई है, जहाँ पे जमा है। धरती में जितनी भी बर्फ़ है उसमें से 90% कहाँ पे है? अंटार्कटिका में है। वहाँ पे इज़ ए चिलिंग प्रोस्पेक्ट, वो एक जमा देने वाला, दांत को किटकिटा देने वाला एहसास होगा। वो कहती है भाई मैं सूर्य की पूजा करने वाली हूँ, गर्म प्रदेश की रहने वाली हूँ, मेरे जैसी महिला के लिए 2 सप्ताह उस जगह पे रहना जहाँ पे धरती की 90% बर्फ़ जो है इकट्ठा है, ये एक एहसास है। कैसा? कपकपी छुटा देने वाला एहसास है। कोष्टक में लिखा है नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शन बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन। ना केवल सर्कुलेटरी बोलते हैं रक्त संचार, ना केवल रक्त संचार के लिए ठंड में हमारा खून जम जाता है, तो ना केवल खून जमा देने के लिए, हमारे चयापचय की क्रिया को प्रभावित करने के लिए, बल्कि मेरी इमेजिनेशन, मेरी कल्पनाओं से भी परे की बात है कि मैं गर्म प्रदेश की रहने वाली, जहाँ पे सूर्य की पूजा करते हैं, ऐसी महिला के लिए 2 सप्ताह तक एक ठंडे जगह पे जहाँ पे 90% बर्फ़ इकट्ठा है, ये कितनी अलग बात है ना? दिमाग को हिला देने वाली है, दांत को किटकिटा देने वाली बात है। इट इज़ लाइक वॉकिंग इनटू ए जाइंट पिंग पोंग बॉल डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स। ये मेरे लिए एक ऐसा है जैसे मैं विशाल पिंग पोंग बॉल पे, पिंग पोंग बॉल है नहीं जो तेज़ी से उछलती है बॉल, ज़्यादा उसमें उछाल होता है, ऐसी बॉल, जाइंट यानी विशाल, दैत्याकार, कि मैं एक विशाल दैत्याकार पिंग पोंग बॉल पे मैं भ्रमण कर रही हूँ, ये ऐसे है। और ये बॉल कैसी है, ये जगह कैसी है? नो ट्रीज़, वहाँ पे कोई पेड़ नहीं है, कोई बिलबोर्ड्स नहीं, खेल की कोई वो नहीं है, कोई बिल्डिंग्स नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, है ना? यू लूज़ ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर। आप खो देते हैं सारे के सारे धरती के सेंस, एहसास को खो देते हैं। पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर, सब कुछ, अपना समय, अपना सब कुछ, क्या बोलते हैं, विचार, सब कुछ खो देते हैं। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी midges and mites to the blue whales and iceberg as big as countries. The largest recorded was the size of Belgium. आगे वो कहती है द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी midges and mites to blue whales. अब आप विजुअल स्केल की बात करें, नापीकरण की बात करें, मापदंड की बात करें, तो देखिएगा आप माइक्रोस्कोप यानी जिसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, ऐसी चीज़ों से लेकर विशाल काई चीज़ तक यहाँ पे मौजूद हैं। और वो सूक्ष्मदर्शी से देखने वाली क्या चीज़ें हैं? मिजेस एंड माइट्स, छोटे छोटे जीव जंतु, बहुत बारीक सूक्ष्म जीव जंतु जिसको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ऐसे जीव जंतु से लेकर ब्लू व्हेल तक, एक बहुत बड़ी मछली होती है ब्लू व्हेल, उस तक के प्राणी आपको मिल जाएंगे। एंड आइसबर्ग, और इतने बड़े बड़े आइसबर्ग यानी बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ मिल जाएंगे, एज बिग एज कंट्रीज़, इतने बड़े बर्फ़ के पहाड़ कि इससे देश से भी बड़े आपको मिल जाएंगे। अब इसने लिखा है कोष्टक में द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वॉज द साइज ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम यूरोप का एक देश है, बेल्जियम यूरोप का एक देश। अब देश है तो छोटी मोटी जगह तो होगी नहीं, है ना, बड़ी जगह होगी, लेकिन जितना बड़ा वो देश है बेल्जियम, उससे बड़ा भी उतने साइज का वहाँ पे आइसबर्ग देखा गया है, उतना बड़ा वहाँ पे बर्फ़ का एक पहाड़ देखा गया है। कहाँ पे देखा गया है? तो आपको देखने को मिलता है वो अंटार्कटिका में, ठीक है। तो अंटार्कटिका में आपको सूक्ष्म जीव भी मिलते हैं जिनको आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते, वहाँ से लेकर ब्लू मछली तक के जीव आप देख सकते हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं, वहाँ पे हैं। और बड़े बड़े हमको आइसबर्ग देखने को मिलते हैं। एक आइसबर्ग तो इतना बड़ा है कि वो बेल्जियम जितना है, यानी किसी देश से बड़े बड़े भी वहाँ पे आपको आइसबर्ग देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में डेज गो ऑन। अच्छा एक बात और, ये जो है ये मापीकरण जो बताया गया है ये ब्लू व्हेल का, ये सब इसकी तुलना है किससे? बर्फ़ के टुकड़ों से तुलना है ना, छोटी कण से लेकर आपको व्हेल मछली तक, और उससे बड़े बड़े भी इस तरह से। वैसे आपको पता होगा व्हेल मछली पानी में तो रहती है, बर्फ़ पे नहीं रहती है ना। तो वो मापीकरण का बताया उन्हें किस पर सा मापदंड कर सकते हैं कि वहाँ पे एक सूक्ष्म चीज़ से लेकर विशाल चीज़ भी पाई जा सकती है। कहाँ पे? अंटार्कटिका में। और जहाँ तक बात करें हम आइसबर्ग की, तो इतने बड़े आइसबर्ग भी वहाँ पे मिलते हैं कि एक तो इतना बड़ा है जितना कि बेल्जियम देश बड़ा है, इतने बड़े बड़े वहाँ पे बर्फ़ के पहाड़ मिलते हैं। तो बच्चों आज की इस वीडियो में
हम इतना ही पढ़ेंगे, यहाँ तक पढ़ा है हमने। और इसका आगे का जो चैप्टर है वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हमने पढ़ा है कि तीशानी दोषी ने इसको लिखा है, और तीशानी दोषी एक शोकाल्स्की नाम के जहाज़ पे अंटार्कटिका की यात्रा करती है, उसका वर्णन इसमें बताया गया है। और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके आगे का चैप्टर जो अगला पोर्शन जो अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।